युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा एवं युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ के मार्ग निर्देशन से राजस्थान पुलिस अकादमी एवं तुलसी अध्यात्म निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रेक्षा ध्यान शिविर का प्रथम प्रवचन दिनांक 4 मई 1981। विषय जागरूकता। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। समय 3:40। में प्रवेश कर रहे। हम सदा ये भावना करते हैं कि अंधकार से प्रकाश में जाए, अज्ञान से ज्ञान में जाए। प्रकाश की साधना के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूत्र होता है जागरूकता। जो व्यक्ति जागरूक नहीं होता वह प्रकाश में प्रवेश नहीं पा सकता। नींद में रहने वाला और मूर्छा में रहने वाला व्यक्ति प्रकाश की साधना नहीं कर सकता। जागरूकता हमारे जीवन की सफलता का सबसे पहला सूत्र है। हम जागरूक बने। प्रश्न होगा, किसके प्रति जागरूक बने? अपने प्रति या पदार्थ के प्रति? हमारे सामने दो ही तत्व हैं, या स्वयं के प्रति या दूसरे के प्रति। हम दूसरे के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या करता है इसके प्रति हमारी पूरी सजगता होती है, और हमारा दृष्टिकोण भी ऐसा बन गया कि अधिकांश दूसरे को देखना पसंद करते हैं। दृष्टि सदा बाहर की ओर जाती है। एक प्रकार से हमारा मस्तिष्क ऑब्जेक्टिव बन गया, सदा ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, कर्म की ओर जाता है। व्याकरण शास्त्र में कर्ता और कर्म दो होते हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है और कर्म कर्ता के अधीन होता है। पर ऐसा हो गया कि कर्ता परतंत्र बन गया और कर्म स्वतंत्र बन गया। कर्म की ओर हमारा ध्यान जाता है। इसका परिणाम यह आता है कि हमारी चेतना प्रतिक्रियात्मक बन गई। दो प्रकार की चेतना होती है, एक क्रियात्मक, दूसरी प्रतिक्रियात्मक। हम क्रिया का जीवन नहीं जी रहे हैं, प्रतिक्रिया का जीवन जी रहे हैं। दूसरा कोई प्रशंसा करता है, हम राजी हो जाते हैं। दूसरा कोई गाली देता है, नाराज हो जाते हैं। मन के अनुकूल कोई घटना सामने आती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, और प्रतिकूल बात आती है तो तत्काल भ्रिकुटी तन जाती है। सारा का सारा जीवन प्रतिक्रियात्मक बन गया। इसीलिए एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ जीता है तो परस्पर में संगति नहीं लगती। पारिवारिक झगड़े बहुत चलते हैं। इसका कारण कि प्रतिक्रियात्मक जीवन है। जहां 5 आदमी साथ में रहते हैं वहां भिन्न रुचि, भिन्न विचार और भिन्न आचार होता है। सबकी एक प्रकार की रुचि नहीं होती, एक प्रकार का विचार नहीं होता और एक प्रकार का आचार नहीं होता। जहां भिन्नता मालूम पड़ती है और हमारे मस्तिष्क में प्रतिक्रिया जाग जाती, प्रतिक्रिया पैदा होती है। और कुछ लोगों में जो संवेदनशील ज्यादा होते हैं, इतनी भारी प्रतिक्रिया होती है कि एक छोटी सी घटना उन्हें सताती रहती है, बहुत सताती है। और आदमी अपनी प्रतिक्रियात्मक चेतना के द्वारा जितना दुख पाता है उतना दुख किसी घटना से नहीं पाता। हम इस भ्रांति को निकालें कि घटना दुख देती है। घटना में दुख देने की शक्ति नहीं है। दुख
अपनी संवेदना से होता है। जो व्यक्ति जितनी संवेदना करता है उतना ज्यादा दुखी बनता है, और जिसकी संवेदना जितनी कम होती है वह उतना कम दुखी बनता है। तो दुख अपनी संवेदना से होता है और सुख भी अपनी संवेदना से होता है। पदार्थ में न तो दुख देने की क्षमता है न सुख देने की क्षमता है। ये दोनों हमारी संवेदना से होती है या हमारे जो विद्युत के प्रवाह है उनके द्वारा होती है। जब हमारे विद्युत प्रवाहों के साथ हमारा चित्त जुड़ता है तो हमें सुख दुख का संवेदन होने लग जाता है। ये प्रतिक्रियात्मक चेतना इसीलिए बनती है कि हम दूसरों के प्रति अधिक जागरूक बन गए, अपने प्रति जागरूक नहीं है। एक अभिनेता ने, एक अमेरिकन अभिनेता ने एक बार लिखा कि मैंने जीवन में सैकड़ों अभिनय किए और बार बार अभिनय किए। अभिनय करते करते मेरी चेतना ऐसी बन गई, अब मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। हमेशा अभिनय में ही अपने आप को पाता हूं, मैं स्वयं क्या हूं इसका मुझे कोई भान ही नहीं रहा। अभिनेता कौन नहीं है? मानता हूं हर आदमी अभिनेता है। हर आदमी एक दिन में सैकड़ों अभिनय करता है। किसी भी व्यक्ति का प्रतिदिन अगर फोटो लिया जाए प्रातः काल से सायंकाल सोने तक, तो पता चलेगा कि 12, 13, 14 घंटा के समय में वह सैकड़ों रूप बदल लेता है। कभी गुस्से में होता है, कभी गालियां बकता है, कभी चांटा मारने की स्थिति में होता है, कभी बड़ा शांत हो जाता है, कभी प्रेम की मुद्रा में होता है, कभी बड़ा स्नेहिल बन जाता है, कभी बड़ा क्रूर बन जाता है। एक व्यक्ति दिन में इतने रूप बनता है कि अगर 100 फोटो लिए जाए तो 100 तरह के व्यक्तित्व सामने आए। मकान का फोटो लेने के लिए एंगल बदलते हैं, कोण बदलते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के फोटो आएंगे, तो मकान तो बदलता नहीं है और सूक्ष्म बदलता है तो हमें पता नहीं चलता। पर आदमी तो इतना बदलता है कि दिन में सैकड़ों मुद्राएं बना लेता है। हर आदमी अभिनय करता है, इतना ही फर्क है कि अभी फिल्म के क्षेत्र में काम नहीं करने लगा, कुछ काम करने लग गए, अभिनेता कहला गए। पर वास्तव में तो सभी लोग अभिनेता हैं, सभी अभिनय करते हैं, अपने आप का पता ही नहीं चलता। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर दें तो बड़ा कठिन होगा। इसका कारण बहुत साफ है कि हम अपने प्रति जागरूक नहीं। आज आपने श्वास को देखना शुरू किया। श्वास हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है। हमारे व्यक्तित्व के साथ उसका बहुत गहरा संबंध है। व्यक्तित्व में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, वे श्वास के कारण आते हैं। हम छोटा श्वास भी लेते हैं और अभ्यास करते हैं तो पूरा गहरा श्वास लेते हैं। छोटे श्वास के समय हमारे व्यक्तित्व की एक अवस्था बनती है और पूरा गहरा श्वास होता है तो हमारी व्यक्तित्व की दूसरी अवस्था बन जाती है। गुस्सा आता है, उत्तेजना आती है, मन में वासना जागती है, बुरे विचार आते हैं, श्वास की एक स्थिति बन जाए। और श्वास की स्थिति बनेगी इसका मतलब है कि हृदय की धड़कन भी दूसरे प्रकार की बन जाएगी। दोनों का गहरा संबंध है, हृदय की धड़कन का, हार्ट का और श्वास का, दोनों का परस्पर में बहुत गहरा संबंध है। सामान्यतः हम लोग 1 मिनट में 15 श्वास, 16 श्वास, 17 श्वास लेते, किंतु जब आवेग आते हैं, क्रोध आता है, उस समय श्वास की संख्या बढ़ जाएगी, श्वास छोटा हो जाएगा।
जो 15 आता है वह 20, 25, 30, 40 की संख्या में चला जाएगा। श्वास की संख्या बढ़ने का मतलब है आयु कम होना और शक्ति का खर्च ज्यादा होना। श्वास की संख्या कम होने का अर्थ है आयु दीर्घ होना और स्वास्थ्य अच्छा होना और शक्ति का कम खर्च होना। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र है श्वास, और एक ऐसा मानदंड है कि श्वास की गति के आधार पर पूरे व्यक्तित्व को नापा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक लोग अपने ढंग से व्यक्तित्व का मापन करते हैं। उनकी प्रश्नावलियां हैं और उन प्रश्नावलियों के आधार पर और कई टेस्टों के आधार पर व्यक्तित्व का अंकन करते हैं। किंतु ये श्वास के आधार पर तो सीधा व्यक्तित्व का अंकन होता है। किसी भी व्यक्ति की श्वास को देख लो कि श्वास किस गति से चल रही है, पूरा व्यक्तित्व का पता लग जाएगा। व्यक्तित्व को पहचानने का सबसे पहला उपाय है श्वास। नाड़ी की गति, हृदय की गति और श्वास, इन तीनों के आधार पर पूरे व्यक्तित्व की व्याख्या की जा सकती है कि व्यक्ति का किस प्रकार का स्वभाव है, किस प्रकार का चरित्र है, कितना गंभीर है, कितना छिछला है, कैसा है, कैसी आदतें हैं। ये सारी बातें श्वास के आधार पर जानी जा सकती है। श्वास हर आवेग के साथ बदलता है। हमारे चित्त में आवेग होते हैं, आवेश होते हैं, वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। जिस समय जो आवेग जागता है, जिस समय हमारे मस्तिष्क में जो तरंग जागती है, उस समय श्वास भी वैसा ही बन जाता है। यदि श्वास का रासायनिक विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि प्रत्येक आवेग के साथ कितना परिवर्तन होता है। इसीलिए हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं कि श्वास जितना गहरा होगा, जितना लंबा होगा, उतने आवेग कम हो जाएंगे। कोई आदमी आता है, पूछता है कि गुस्सा बहुत आता है, हर बात में गुस्सा आता है, क्या करूं? तो उसके लिए एक सीधा उपाय है कि तुम लंबा श्वास लेना शुरू कर। जब लंबे श्वास का अभ्यास होगा, उत्तेजना अपने आप कम हो जाएगी। या तत्काल गुस्से का समाधान पाना है, जब गुस्सा उतरने लगे एक क्षण के लिए श्वास रोक लो, नाक बंद कर लो। श्वास जैसे ही बंद हुआ और आवेग भी तत्काल शांत हो जाएगा। कोई भी आवेग आएगा तो वह दीर्घ श्वास की स्थिति में नहीं आ सकता, श्वास को छोटा करके ही आ सकता है, श्वास की संख्या को बढ़ा करके ही आ सकता है। इसीलिए हमने आज यह प्रयोग शुरू किया कि अपने आप को जाने, अपने आप को देखें और अपने आप से परिचित बने, अपने प्रति जागरूक बने। अपने प्रति जागरूक बनने का पहला हमारा कदम होगा श्वास प्रेक्षा, श्वास को देखना। जिस व्यक्ति ने श्वास को देखना शुरू किया, उसने अपने व्यक्तित्व को समझना शुरू कर दिया, अपने आप को समझना शुरू कर दिया। श्वास के प्रति हमारी जागरूकता होती है, इसका गहरा अर्थ होता है कि हम अपने पूरे व्यक्तित्व के प्रति जागरूक बन जाते हैं। हर आदमी ये चाहता है मेरा व्यक्तित्व प्रभावी बने, शक्तिशाली बने, सफल बने। कोई भी असफल रहना नहीं चाहता, कोई भी जो है उस स्थिति में रहना नहीं चाहता। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है। पर विकास वही व्यक्ति कर पाता है जो अपने व्यक्तित्व का प्रभावी ढंग से निर्माण करता है। जो अपने व्यक्तित्व को निर्मित नहीं करता, उसके आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है।
तो व्यक्तित्व निर्माण का बहुत अच्छा सूत्र है अपने प्रति जागना, और अपने प्रति जागने का सबसे अच्छा सूत्र है श्वास के प्रति जागरूक होना। जब हम श्वास के प्रति जागरूक होते हैं तो धीमे धीमे एक ऐसी चेतना का विकास होता है कि अनावश्यक आने वाले हमारे विचार समाप्त हो जाते हैं। जागरूकता का एक अर्थ होता है वर्तमान में जीना। 3 काल होते हैं, अतीत, भविष्य और वर्तमान। स्वयं आप ध्यान दें, हमारा ज्यादा समय या तो अतीत में बीतता है या भविष्य में बीतता है। या तो अतीत की स्मृतियां करते हैं, याद करते जाते हैं, याद ही याद करते चले जाते हैं, या कल्पना में बीतता है। बहुत सारी मन में कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारे सपने संजोते हैं, किंतु वर्तमान में हमारा ध्यान बहुत कम होता है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है वर्तमान में जीना। जो व्यक्ति वर्तमान को पकड़ना जानता है, वर्तमान के क्षण में जीना जानता है, वह अपनी शक्तियों का बहुत अच्छा संग्रह कर सकता है। किंतु हमारी आदत ऐसी बन गई, भोजन करने बैठे, करना है भोजन, भोजन नहीं करेंगे किंतु चिंतन में लग जाएंगे, कल्पना में लग जाएंगे, अतीत में चले जाएंगे, भविष्य में चले जाएंगे। वर्तमान में हमारे सामने एक काम है प्राप्त भोजन करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो केवल भोजन करते हैं, केवल भोजन। एक साधक के पास एक व्यक्ति आया, उसने पूछा आप क्या साधना करते हैं? उसने कहा जब भूख लगती है खा लेता हूं और नींद आती है सो जाता हूं, बस यही मेरी साधना। बड़ी सीधी बात लगी। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूं, इसमें क्या आपत्ति है? आओ बैठो भोजन करें। पास में बिठा लिया, दोनों ने भोजन किया। भोजन पूरा हुआ तो पूछा भोजन कर लिया? कर लिया। क्या खाया? रोटी खाई, शाक खाया, और क्या किया? ये खाया बस, और क्या किया? अरे कुछ सोचा? सोचा तो बहुत सोचा, सारी बातें सोच ली। कितनी बातें सोची, सोचने में ही समझ पता ही नहीं चला कि रोटी कब खा रहा था, पता ही नहीं चला। बस सोचने में इतना मस्त हो गया कि कितनी रोटी खाई, कब खाई, क्या खाए, पता ही नहीं चला। भोजन कहां किया? तूने तो विचार खाया है, भोजन कहां खाया, रोटी कहां खाई? हम लोग तो विचार खाते हैं, कल्पना को खाते हैं। बड़ा कठिन होता है केवल रोटी खाना। आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य चरक ने एक सूत्र दिया था कि तन मना भुंजीत, खाएं तो तन मना यानी भोजनमय बन जाए। केवल भोजन कर रहा हूं इसी बात का ध्यान रहे और कोई ध्यान न आए तो पाचन भी अच्छा होता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कही हुई बात है, किंतु साधना की दृष्टि से तो और भी महत्वपूर्ण है कि जो काम करें हमारा ध्यान भी उसी में रहे कि मैं ये काम कर रहा हूं। नहीं तो होता क्या है, हमारा शरीर एक तरफ जाता है, हमारी चेतना दूसरी तरफ जाती है, तो हमारा व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। ये ड्वेल पर्सनैलिटी हो जाती है। जहां खंडित व्यक्तित्व होता है, जहां व्यक्तित्व में पूरा कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता। एक कहानी है, घटना रही होगी कभी। एक साधु एक गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए गया, तो सामने पुत्र वधू थी। उससे पूछा कि तुम्हारा ससुर कहां है? पुत्र वधू बहुत ज्ञानी थी, पहुंची हुई थी और अंतर्दृष्टि वाली थी। उसने कहा
कि मेरा ससुर अभी चमार की दुकान पर है। अब ससुर भीतर बैठा था, उसने सुना, बड़ा गुस्से में आया, तत्काल कमरे से बाहर आया, आकर बोला कि महाराज, ये मेरी बहू झूठ बहुत बोलती, मैं भीतर बैठा था, इसे पता है कि मैं भीतर बैठा हूं, आपने पूछा तो सीधा उत्तर होता ये बताती कि मेरा ससुर भीतर कमरे में बैठा है, और इसने कहा कि मेरा ससुर चमार की दुकान पर है। कितना बड़ा झूठ है। मुनि भी बहुत पहुंचे हुए थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, शेठ जी क्या कर रहे थे? महाराज, धर्म की आराधना कर रहा था, समता की साधना कर रहा था। और क्या कर रहे थे? कोई स्वाध्याय कर रहे थे कि नहीं? कोई ध्यान चल रहा था कि नहीं? तो फिर क्या कर रहे थे? पूछते पूछते कोई मुनि भी मनोवैज्ञानिक हो रहे होंगे, ऐसी प्रश्नावली उनके सामने प्रस्तुत की कि पूछते पूछते आखिर सेठ बोला कि महाराज, एक बात मन में आ गई कि जूते फटे हुए हैं और कब से ये आराधना जल्दी पूरी हो और चमार की दुकान पर जाऊं और अच्छे जूते खरीदूं। तब मुनि ने कहा कि तुम्हारी पुत्र वधू ने ठीक ही तो कहा कि मेरे ससुर चमार की दुकान पर है। जब तुम्हारा चित्त तो चमार की दुकान पर अटका हुआ था, यहां तो तुम्हारा शरीर पड़ा था और चित्त तो वहां लगा हुआ था। तो हमारा चित्त एक दिशा में जाता है और हमारा शरीर दूसरी दिशा में काम करता है। हमारा शरीर एक स्नायुविक क्रिया के आधार पर काम करता है। पहले दिन कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ेगा तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा। 5-10 बार उन सीढ़ियों पर चढ़ गया, फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं, पैर अपने आप काम कर लेते हैं। ऊंट को ले जाना है तो नए रास्ते पर 1 दिन ले गए, 2 दिन ले गए, अभ्यास हो गया, ऊंट का मालिक सोता रहता है, ऊंट अपने आप रास्ते से ठीक चल जाता है, जहां मुड़ना है वहां मुड़ जाता है, जहां चलना है ठीक चल जाता है। तो हमारे स्नायुओं को भी अभ्यास हो जाता है। अभ्यास कि जो काम हम करते हैं फिर चित्त को साथ में जोड़ने की जरूरत नहीं होती, काम तो हो जाता है, किंतु इस बात पर हम ध्यान दें कि हमारी शक्ति कितनी ज्यादा खर्च होती है। एक काम करते हैं, चित्त दूसरी जगह भटकता रहता है, उससे बहुत सारी हमारी शक्ति का अपव्यय होता है। तो अपनी शक्ति को ठीक काम में लगाने के लिए और अपने व्यक्तित्व के विकास में लगाने के लिए जरूरी होता है कि शक्ति को हम सुरक्षित रखें और शक्ति का सही उपयोग करें। उसके लिए एक अच्छा सूत्र है, वर्तमान में जीना। जो व्यक्ति वर्तमान में जीने का अधिकतम अभ्यास करता है उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। जागर मानस बढ़े बुद्धि, जो जागृत होता है उसकी बुद्धियां बढ़ती है। बुद्धि बढ़ने का मतलब कि उसकी स्मृति शक्ति, उसकी विवेक शक्ति, उसकी चिंतन शक्ति, वे सब ज्यादा काम में लगती है क्योंकि ज्यादा खर्च नहीं होती और कोरी कल्पना का अर्थ नहीं होता। ये मानता हूं कि कल्पना भी आवश्यक होती है, स्मृति भी आवश्यक होती है, पर अनावश्यक कल्पना और अनावश्यक स्मृति में जो हमारा समय बीतता है उससे हमारी शक्ति का दुरुपयोग होता है। तो एक सूत्र है जागरूकता का कि वर्तमान में जीना, अतीत और भविष्य से कटकर केवल वर्तमान में जीने का अभ्यास करना। जागरूकता का दूसरा सूत्र है तन्मय योग। तन्मय यानी जो काम करें उसमय बन जाना। ये आदमी चलता है तो शरीर चलता है। 2 स्थितियां होती है, एक गमन करने वाला और एक गति, यानी काम करने वाला और क्रिया।
ये दो अवस्थाएं होती है, किंतु सफलता के लिए जरूरी है कि ये भेद समाप्त हो जाए। ये भेद जो समाप्त कर लेता है वह बहुत सफल होता है। कोई भी कुशल चित्रकार जब चित्रकार रहता है और चित्र क्रिया अलग रहती है तो अच्छा चित्र नहीं बना सकता। अच्छा इंजीनियर, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा शिल्पी कोई भी हो, जब तक क्रिया का द्वैध रहेगा, एक कर्ता और एक क्रिया, तब तक सफल नहीं हो सकता। चलने वाला स्वयं गति बन जाता है, काम करने वाला स्वयं क्रिया बन जाता है। उस स्थिति में कुछ विशेष चेतना जागती है और विशेष बातें निष्पन्न हो जाती है। जागरूकता का, सफलता का दूसरा सूत्र है तन्मय होना। तन्मय, ध्यान करे तो ध्यानमय हो जाना, रोटी खाए तो रोटीमय हो जाना, और पानी पिए तो पानीमय हो जाना। अगर यह हमारा अभ्यास होता है तो सफलता अपने आप आने लग जाती है। फिर सफलता के लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। सफलता उस व्यक्तित्व का स्वयं वर्ण करती है, स्वयं उसके पास आती है। तो यह तन्मयता सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है, और यह जागरूकता का दूसरा लक्षण है तन्मयता। एक स्थिति बन गई कि हम लोग छोटी बातों पर कम ध्यान देते हैं, बड़ी बड़ी बात के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। पर व्यक्तित्व के निर्माण का सबसे बड़ा सूत्र है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। ऐसा हो गया कि सब लोगों का ध्यान बड़ी बातों पर अटकता है, पर इतिहास को देखें, पता चलेगा कि दुनिया में जितने बड़े लोग हुए हैं वे ही लोग हुए हैं जिन्होंने जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित किया है। बड़ी बात करने वाले बड़ा काम नहीं कर सकते। एक वैद्य था, पुराने जमाने की घटना है। वैद्य था तो उसके पास एक बीमार आया, आकर बोला कि मुझे जुकाम हो गया और जुकाम की दवा चाहिए। वैद्य बोला कि यह बहुत छोटी बात है, मैं छुटपुट काम नहीं करता, मैं तो बड़े रोगों को ही लेता हूं, मेरे पास निमोनिया की अचूक दवा है, जुकाम की मेरे पास दवा नहीं, तुम चले जाओ। उसने कहा कि निराश लौटूंगा, मैंने आपका बहुत नाम सुना था और मुझे तो दवा दीजिए। उसने कहा अच्छा एक बात बताता हूं, एक उपाय तुम्हें बता देता हूं कि सर्दी का मौसम है, अभी जाओ तालाब में स्नान करो, तो जुकाम तो है, जुकाम में ठंडे पानी में स्नान करो, तुम्हें निमोनिया हो जाएगा, फिर मेरे पास आना, मेरे पास उसकी अचूक दवा। हमारी विचित्र मनोवृत्ति होती है कि छोटी बात का हम इलाज नहीं करना चाहते, जब बीमारी बढ़ जाती है, निमोनिया हो जाता है तो उसका इलाज करना चाहते हैं। ऐसी एक मनोवृत्ति बन गई। अगर छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित हो तो अपने आप जीवन की सफलताएं आती रहती है, और बड़ी बीमारी जब बन जाए फिर इलाज करना चाहें, संभव है कि इलाज हो या न हो, उलझने तो जरूर बढ़ जाती है। जीवन की छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें। तो तन्मयता एक बहुत छोटी सी बात है कि हम अपने प्रति जागरूक बने। एक अंगुली हिलती है, बहुत छोटी सी बात है, आदमी बैठा है और अनावश्यक ही ऐसे करता रहता है, कभी जमीन पर कभी ऐसे अपने आप को हिलाता रहता है। बात तो बहुत छोटी है, पर यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो अकारण हिलाने में कितनी शक्तियां खर्च होती है। हिलती है अंगुली और खर्च होती है दिमाग की शक्ति।
क्यों? कि एक अंगुली के हिलने में पूरे दिमाग के तंत्र को कितना काम करना पड़ता है। जब तक अंगुली हिलानी है, ये मांसपेशी हिलेगी, ये हमारे जो मोटार नर्व क्रियावाही ये तंतु हिलेगा, तो तब तक नहीं हिलेगा जब तक मस्तिष्क के पास इस इच्छा का संदेश नहीं पहुंच जाएगा कि अंगुली हिलानी। ये संदेश पहुंचेगा और वहां से जब तक फिर आदेश नहीं आ जाएगा कि अंगुली हिलानी है, तब तक अंगुली नहीं हिलेगी। इस एक अंगुली को हिलाने के लिए शायद करोड़ों करोड़ों न्यूरॉन को सक्रिय होना पड़ता है और इतना तंत्र सक्रिय होता है, इतना काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक अंगुली हिलती है। हम शिथिल होकर बैठना भी नहीं जानते, बड़ी कठिनाई होती है। मैंने आज प्रातःकाल कहा था कि 2-3 दिन बड़ा अटपटा लगता है। ये तो लगेगा, क्यों? बैठने का अभ्यास नहीं है, स्थिर बैठने का अभ्यास नहीं। चपलता का तो हमारा बहुत अभ्यास है, चपलता से परिचित है, पर स्थिर रहने का और शिथिल रहने का हमारा अभ्यास नहीं है। जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है चपलता और स्थिरता का संतुलन, सक्रियता और निष्क्रियता का संतुलन। यह संतुलन बहुत जरूरी है। कोई शिथिलता भी काम नहीं देती और कोई चपलता भी काम नहीं देती, कोई सक्रियता भी काम नहीं देती, कोई निष्क्रियता भी काम नहीं देती। एक संतुलन होना चाहिए दोनों के बीच में, कि हम जब चपल होते हैं तो स्थिर रहने का भी अभ्यास करें, सक्रिय होते हैं तो निष्क्रिय रहने का भी अभ्यास करें। हमारा अभ्यास नहीं है, इसलिए बैठने में भी कठिनाई होती है, स्थिर रहने में भी कठिनाई होती है, और यह स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं है, बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं। किंतु इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान से पकड़ेंगे, सीखेंगे, तो छोटी बात हमारे व्यक्तित्व को बड़ा बनाने में सहयोगी बन जाए, बहुत सहयोग करेगी हमारा, हमारी शक्तियों को बहुत आगे बढ़ा सकेंगे। आज जैसे एक प्रयोग शुरू हुआ और इसे मैं शिक्षा का प्रयोग ही मानता। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में शिक्षा के 2 रूप चालू थे। एक का नाम था ग्रहणात्मक और दूसरे का नाम था आशेवनात्मक। आशेवनात्मक, ठीक वही बात आज की भाषा में कही जाती है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। शिक्षा के 2 अंग जरूरी हैं। जो हमारे कला संकाय के छात्र होते हैं, आर्ट्स फैकल्टी के, उन्हें केवल सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है। साइंस के विद्यार्थी को सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ज्ञान मिलते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि सैद्धांतिक ज्ञान में पढ़ने वाले विद्यार्थी वे शायद ज्यादा निकम्मेपन का अनुभव करते हैं, और जो प्रायोगिक क्षेत्र में होते हैं उनका दूसरे प्रकार का जीवन बनता है, वे इतने निकम्मे रहना नहीं चाहते। शिक्षा के दोनों अंग अनिवार्य होने चाहिए, सैद्धांतिक और प्रायोगिक। हमारे जीवन के संबंध में हमें जो शिक्षा मिलती है, हमारे व्यक्तित्व के संबंध में जो शिक्षा मिलती है, या धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में हमें जो शिक्षा मिलती है, वह ज्यादा सैद्धांतिक हो गई, प्रायोगिक बात कम रही। प्रयोग होना चाहिए। आज जो आपने शुरू किया है, एक प्रयोग शुरू किया है, यानी अपने श्वास को देखना, अपने श्वास के प्रति जागरूक होना एक हमारा प्रयोग है।
इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं, किसी धर्म की बात नहीं, किसी संप्रदाय की बात नहीं। श्वास हर व्यक्ति के पास है, श्वास अपना होता है और श्वास को देखने के लिए किसी उपकरण की भी जरूरत नहीं, किसी सामग्री की जरूरत नहीं। केवल व्यक्तिगत प्रश्न है, अपना अपना श्वास और अपने श्वास को जानना, देखना, अनुभव करना। वैयक्तिक प्रयोग, यद्यपि प्रयोग समूह में हो रहा है किंतु फिर भी प्रयोग बिल्कुल वैयक्तिक है। अपने श्वास को देखना, अपने श्वास का अनुभव करना, यह हमारा शिक्षा का प्रायोगिक रूप है। हम केवल सैद्धांतिक शिक्षा को ही शिक्षा न माने। सैद्धांतिक शिक्षा के द्वारा हमारी बौद्धिक चेतना का विकास होता है और प्रायोगिक शिक्षा के द्वारा हमारी अनुभव की चेतना का विकास होता है। शिक्षा में 5 बातें बहुत बाधक बनती हैं: अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य। ये 5 बातें शिक्षा के लिए बाधाएं हैं। सबसे पहले व्यक्ति में एक अहंकार होता है, हर व्यक्ति में होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अहंकार से मुक्त हो। अहंकार की ग्रंथि और ममकार की ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियां प्रत्येक व्यक्ति में मिलती है। अपना एक प्रकार का अहंकार होता है कि मैं ये क्यों करूं, इस बात को क्यों स्वीकार करूं, इसका प्रयोग क्यों करूं, क्या आवश्यकता है। अहंकार आगे आ जाता है, बड़ी एक बाधा होती है। हीनता की ग्रंथि और अहंकार की ग्रंथि, ये दोनों ऐसी ग्रंथियां हैं, प्रत्येक काम में व्यक्ति के सामने रोड़ा अटकाती है। उस ग्रंथि को हम पार करें, हमारा व्यक्तित्व ग्रहणशील बने, यानी जो भी चीज हमें लगे कि भाई अच्छी है, उसे ग्रहण करने की हमारी तैयारी हो। हर आदमी को इतना विनम्र विद्यार्थी रहना जरूरी है और पूरे जीवन में रहना जरूरी है। पूरा जीवन विद्यार्थी जीवन बने और हर बात को ग्रहण कर सके, पकड़ सके, कहीं भी प्रतिरोध बीच में न आए। तो एक बड़ी बाधा है अहंकार। दूसरी बाधा है क्रोध। क्रोध उभर जाता है, फिर शिक्षा स्वीकार नहीं की जा सकती। तो उत्तेजना में कोई व्यक्ति किसी बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहता। हर बात एक शांत अवस्था में ही स्वीकार की जा सकती है। तीसरी बाधा है प्रमाद। प्रमाद एक मूर्छा की चेतना। मूर्छा, हर बात में मूर्छा आती है। केवल नशीली वस्तुओं को सेवन करना ही प्रमाद नहीं होता। बिना मादक वस्तुओं का सेवन किए, बिना शराब का प्रयोग किए, बिना तंबाकू आदि का प्रयोग किए, बिना LSD आदि जो मादक ड्रग्स हैं उनका प्रयोग किए भी हमारी चेतना में एक मूर्छा की स्थिति होती है, एक विस्मृति की स्थिति होती है, हम भूल जाते हैं। प्रमाद का एक अर्थ होता है भूल जाना। समय का बोध नहीं रहता भी इस समय यह कर्तव्य है, समय का बोध भी नहीं रहता, कर्तव्य का बोध भी नहीं रहता, विस्मृति हो जाती है। और विस्मृति होती है, हर व्यक्ति में होती है। स्मृति और विस्मृति दोनों बातें साथ साथ चलती है। स्मृति भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और विस्मृति भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। कोरा याद रखे तो इतना तनाव बढ़ जाएगा कि दिमाग काम भी नहीं करेगा, और कोरी विस्मृति हो जाएगी तो भी जीवन का काम नहीं चलेगा। स्मृति और विस्मृति का भी एक संतुलन जरूरी है। कुछ लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं कि कोई बात याद नहीं रहती। विचित्र विस्मृति की स्थिति होती है। एक व्यंग ही है पर हमारी चेतना की अवस्था को बहुत प्रकट करता है। बड़ा तीखा व्यंग है। एक 2 स्त्रियां मिली,
और बात चल पड़ी कि एक ने कहा मेरा पति बहुत भुलक्कड़ है। उसने कहा कि क्या बात है? कि आपको बताऊं एक बात, एक दिन बाजार में गया सब्जी लाने के लिए थैला लेकर, थोड़ी देर बाद लौट आया, आकर बोला कि मैं बाजार में गया तो था पर मुझे याद ही नहीं रहा कि किस काम के लिए गया था, थैला लाकर रख दिया, इतना भुलक्कड़ है। दूसरे ने कहा बस इतना ही भुलक्कड़ है, मेरा पति तो और आगे है, वह तो इतना भुलक्कड़ है कि उसकी बात तुम जानो तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या बात है। एक दिन की बात, वह अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था और अकस्मात ऐसा योग मिला कि मैं वहां से निकली, मुझे देखा और मेरा पति बोला बहन जी नमस्ते, कहीं आपको देखा तो है मैंने। इतना भुलक्कड़। तो विस्मृति बड़ी विचित्र होती है कि आदमी भूल जाता है। यह भी कोई अस्वाभाविक बात नहीं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं दुनिया में तो बिल्कुल भूल जाते हैं। जब स्मृति घटनी शुरू होती है तो बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती है। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि स्मृति बहुत कम हो गई, अब क्या करें। एक अच्छा प्रबुद्ध आदमी था, पढ़ा लिखा, मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरी स्मृति बहुत कमजोर हो गई, कुछ भी याद नहीं रहता, 1 मिनट की बात भी याद नहीं रहती, मुझे कोई प्रयोग बताए। स्थिति बनती है और ऐसे होते होते बहुत प्रमाद छा जाता है। तो ये स्मृति और विस्मृति दोनों का संतुलन होना चाहिए कि हम याद भी रख सकें और भुला भी सकें, भुलाने की स्थिति भी बने। बहुत सारी घटनाएं जीवन में घटती हैं, अप्रिय घटनाएं घटती हैं, अगर उनका भार ढोते जाएं तो ढोते ही चलें, दुख पाने के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। तो वहां भुलाने की बात भी हमारी होनी चाहिए कि हम अप्रिय घटनाओं को भुला सकें और आवश्यक चीजों को याद रख सकें। ये दोनों बातें जरूरी है। तो शिक्षा का तीसरा तत्व है बाधक तत्व प्रमाद, यानी विस्मृति। अपने कर्तव्य की विस्मृति हो जाना यह शिक्षा की बहुत बड़ी बाधा है। चौथी बात, रोग। शारीरिक रोग भी शिक्षा में बाधा डाल देता है। शारीरिक बीमारियां होती है और ऐसा व्यक्ति इस वर्तमान युग में कौन मिलेगा जिसके शरीर में ये बाधा न हो, वह भी एक बाधा बनती है। पांचवी बात है आलस्य। यह सबसे बड़ी बाधा है, आलस्य। आदमी अलसाया हुआ सा रहता है, अपनी स्वतंत्र चेतना का विकास नहीं होता। आलस्य का एक अर्थ मैं ये मानता हूं कि जहां हमारी ये अनुभूति होती है कि काम करना पड़ रहा है, वहां आलस्य बहुत आ जाएगा। और जहां हमारी स्वतंत्र चेतना से हम कोई काम करते हैं, वहां आलस्य नहीं आएगा। हुआ कि आदेश है यह काम करना है, तो आदमी बहुत अलसाएगा, बहाना निकालेगा, कठिनाई भी पैदा होगी। और जब यह है कि मुझे यह काम करना है, अपनी इच्छा है और अपनी चेतना से करना है, तो वहां आलस्य नहीं सताएगा। तो आलस्य भी हमारी शिक्षा में एक बहुत बड़ी बाधा है। और मैं देखता हूं कि आज हमारे चाहे भौगोलिक वातावरण का एक कारण हो, चाहे कोई दूसरा कारण हो, भारतीय व्यक्ति में आलस्य की मात्रा कुछ अधिक है। जयप्रकाश जी ने एक घटना सुनाई कि कुछ जापानी मित्र आए थे और उनके साथ वे लोग यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान जीटी रोड के आसपास के गांवों में देखा कि 10 व्यक्ति बैठे हैं, हताइयां हो रही हैं, गप्पे चल रही।
तो उन जापानी मित्रों ने कहा, जेपी, हमने तो सुना कि हिंदुस्तान बहुत गरीब मुल्क है, पर हमें तो यह लगता है कि यह देश बहुत समृद्ध है। उन्होंने कहा कि यह कैसे? आपने देखा ये टूटे फूटे मकान, फटे हाल लोग चारों तरफ है, फिर समृद्धि कहां? गरीब देश तो है। तो उन मित्रों ने कहा, अगर यह मुल्क गरीब हो तो इस प्रकार लोग निकम्मे बैठे बातें और गप्पे में अपना समय नहीं बिताते। गरीब देश का आदमी तो इतना कर्मठ होगा, इतना सक्रिय होगा कि हमेशा परिश्रम और श्रम करता रहेगा। जब लोग निकम्मे बैठे रहते हैं तो इससे यही पता चलता है कि उन्हें कोई भी कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह आलस्य भी शायद किसी भौगोलिक कारण से होता, गर्म मुल्क है और गर्म मुल्क में आलस्य ज्यादा होता है, यह भी स्वाभाविक है। और गर्मी में हमारे हृदय की धड़कन भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारी भोजन करते हैं तो हृदय की धड़कन ज्यादा होती है। गर्म मुल्क में गर्मी के कारण भी हृदय की धड़कन ज्यादा होती है और आवेश आता है तो हृदय की धड़कन ज्यादा होती है। सामान्यतः हमारी हृदय की धड़कन 72 होती है, किंतु इन 3 परिस्थितियों में हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। रक्त की क्रिया में भी अंतर हो जाता है तो आलस्य की मात्रा भी शायद बढ़ जाती है। तो यह एक परिस्थिति है और वह आलस्य हमारी चेतना में बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है। तो ये 5 बातें जो शिक्षा के ग्रहण में और प्रयोग करने में बाधा होती है: अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य। मैं देखता हूं कि जागरूकता का विकास होना चाहिए, वहां शायद उन लोगों में भी जागरूकता कम मिलती है जिनका जीवन केवल यांत्रिक होता है, कोरा अनुशासनात्मक होता है। एक सूत्र भारतीय संस्कृति का रहा कि बाहर का अनुशासन तो साथ साथ में भीतर का अनुशासन भी चाहिए। आत्मानुशासन और बाहर का अनुशासन दोनों जागे। कोरा बाहर का अनुशासन होता है और आत्मानुशासन नहीं होता, वहां व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, यांत्रिक विकास हो सकता है। चलता, चाहे पुलिस का क्षेत्र हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, और चाहे किसी मजदूर यानी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का नियमित क्षेत्र हो, जहां प्रतिबद्ध अनुशासन होता है वहां आत्मानुशासन नहीं होता। और जहां आत्मानुशासन का साथ में विकास नहीं होता, वहां जागरूकता का विकास नहीं हो सकता। आज इस पूरे माहौल को बदलने के लिए, यानी जो भारतीय जीवन में अभी कमियां अनुभव हो रही है और पूरे समाज में, समाज का कोई भी वर्ग मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिसे कहा जा सके कि पूरा स्वस्थ है। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में, सामाजिक जीवन में कमियां और खामियां लग रही है और सबको लग रही है। सब लोग इसीलिए चाहते हैं कि जीवन का क्रम बदले, पद्धति बदले। वह तभी बदल सकती है कि आत्मानुशासन और आरोपित शासन दोनों का संतुलन पैदा हो सके। कोरा बाहरी नियंत्रण होगा तो हमारी चेतना भी यांत्रिक बन जाएगी, बिल्कुल यांत्रिक, और फिर तो यंत्रवत काम करेंगे, अपना कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सकेगा। यह सारा प्रयोग, यह मैं मानता हूं आरोपित शासन के लिए नहीं, यह आत्मानुशासन के लिए है। इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति इस बात का खूब गहराई से अनुभव करें कि वे आरोपित चेतना को छोड़ दें, मन से इस बात को निकालें, वे स्वतंत्र चेतना से काम करें, आत्मानुशासन को बढ़ाने का अभ्यास करें। मैं देखता हूं कि शायद
आत्मानुशासन की बात हो तो कोई भी हलचल बीच में जैसी होती है वह नहीं हो सकती। जैसी शिविर की व्यवस्था चाहिए उससे प्रतिकूल कोई घटना नहीं हो सकती, और वह इसीलिए होती है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि जहां प्रतिबद्ध अनुशासन होगा वहां वे घटनाएं हो सकती है। किंतु जब ये चेतना जाग जाए कि मुझे आत्मानुशासन का विकास करना है, अपनी स्वतंत्र चेतना का विकास करना है और स्वतंत्र चेतना के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तो फिर शायद स्थिति बदल जाएगी। ये जागरूकता का अभ्यास, जागरूकता का प्रयोग आत्मानुशासन को विकसित करने के लिए है। इस विकास में कोई बतलाने वाला, प्रयोग कराने वाला और प्रयोग करने वाला, ये दो भूमिका पर नहीं हो सकते। जहां एक व्यवस्था होती है, एक बड़ा आदमी होता है आदेश देने वाला और एक छोटा आदमी होता है आदेश मानने वाला, वहां तो दो भूमिकाएं बनी रहती है, एक बड़े लोगों की और एक छोटे लोगों की। किंतु अध्यात्म में ये भूमिका समाप्त हो जाती है। वहां प्रयोग कराने वाला भी वैसा ही है और प्रयोग करने वाला भी वैसा ही है। न कोई आदेश देने वाला और न कोई आदेश मानने वाला। आदेश की भाषा ही समाप्त हो जाती है। केवल चेतना का संबंध जुड़ता है, चेतना का संबंध, केवल मैत्री का संबंध जुड़ता है और केवल आत्मा से आत्मा का संबंध जुड़ता है कि इस भूमिका में हम अपनी आत्मा का, अपनी चेतना का अनुभव करें। बतलाने वाला भी चेतन होता है और प्रयोग करने वाला भी चेतन होता है, दोनों चेतन होते हैं। और जहां चेतना की भूमिका में बात करते हैं वहां सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। एक ही हमारी ऐसी भूमिका है अध्यात्म की भूमिका कि जहां केवल चेतना बचती है, आदमी भी समाप्त हो जाता है। संप्रदाय समाप्त, मान्यताएं समाप्त, धारणाएं समाप्त, सब समाप्त, केवल चेतना बचती है कि हम चेतनावान है, हम में ज्ञान की शक्ति है। पदार्थ में और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है चेतना का, कि पदार्थ में चेतना नहीं होती इसलिए उसमें स्वतंत्रता नहीं होती, और मनुष्य में चेतना होती है इसलिए उसमें स्वतंत्रता होती है। एक चींटी रेल की पटरी पर चल सकती है और नीचे उतर सकती है, किंतु एक गाड़ी है वह पटरी पर चलेगी, नीचे नहीं चल सकती, नीचे नहीं उतर सकती, और नीचे उतरती है तो खतरा बन जाती है, दुर्घटना होती है। नीचे उतरने का अर्थ ही दुर्घटना हो जाता है। इसका कारण क्या? कि उसमें अपनी स्वतंत्र चेतना नहीं है, कोरा यंत्र है। और चींटी में अपनी स्वतंत्र चेतना होती है, उसमें अपनी इच्छा होती है। तो हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें, इच्छा शक्ति को विकसित करें, स्वतंत्र चेतना का प्रयोग करें, स्वतंत्र चेतना को विकसित करें, तो हमारी जागरूकता बढ़ेगी, और जागरूकता बढ़ेगी तो जीवन की सफलता बढ़ेगी। प्रश्न है कि जो अगर वर्तमान में जिएगा तो भविष्य का लक्ष्य कैसे निर्धारित कर पाएगा? मैंने कहा था कि भविष्य भी जरूरी है और अतीत भी जरूरी है, किंतु अनावश्यक भविष्य और अतीत जरूरी नहीं। हमारा ज्यादा समय कल्पना में और स्मृति में बीतता है, उतना नहीं बीतना चाहिए। वर्तमान में ज्यादा रहें और आवश्यकता हो तब कल्पना भी करें और स्मृतियां भी करें। अगर स्मृति न करें तो फिर आप ये इसी कमरे में रहेंगे, बाहर जा ही नहीं सकेंगे। कहां किस मकान में आपको जाना है इसका भी पता नहीं चलेगा। तो स्मृति भी जरूरी है जीवन में, कल्पना भी जरूरी है, किंतु वर्तमान में जीने का अर्थ होता है कि जब अनावश्यक स्मृति और अनावश्यक कल्पना हो उसे छोड़ें और वर्तमान का अनुभव करें। आवश्यकता हो वहां तो करना ही होगा।
अच्छा प्रश्न है कि वर्तमान किसको समझे। वर्तमान का अर्थ आप इतना क्षण मत लें, किंतु एक घटना ले लें कि जिस समय जो काम आपको करना है उसका समय लंबा हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है। वर्तमान में जो कार्य आप कर रहे हैं, मत जैसे उदाहरण के लिए समझ लें कि अभी आप भोजन कर रहे हैं, आपको भोजन करना है, भोजन करने में 10 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं, तो भोजन करते समय भोजन पर ही ध्यान रहे और विचार मन में न आए, तो वर्तमान का जीवन। हाँ हाँ नहीं, भोजन के बाद तो फिर आपको कल्पना करनी पड़ेगी, याद भी करना पड़ेगा। नहीं, वर्तमान का समय उतना मिलाना कि जिस समय भोजन कर रहे हैं 10 मिनट लगे 20 मिनट लगे, उस समय आपका ध्यान भोजन में रहे, उस समय दूसरी बातें याद न आए, तो वह हमारा वर्तमान का समय हो गया। वर्तमान का वैसे तो सूक्ष्म अर्थ तो होता है एक क्षण, हाँ, वर्तमान का एक अर्थ तो होता है एक पल, तो एक पल में तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते, तो इसलिए वर्तमान को यहां सूक्ष्म अर्थ में न लें, वर्तमान को कार्य के साथ जोड़ दें। कि अभी जैसे कल्पना करें कि आपको प्रवचन सुनना है, तो 1 घंटा का समय प्रवचन के लिए है, तो 1 घंटा तक उसी में ध्यान रहे और बातें याद न आए, यानी अनावश्यक विकल्पों से बचना, हाँ, अनावश्यक स्मृतियों से बचना, और जो काम कर रहे हैं उसमें एकाग्र और दत्त चित्त होना, उसी काम में दत्त चित्त हो जाना, यह हमारा वर्तमान में जीना है, वर्तमान का बोध। ठीक बात है, बहुत ध्यान से सुना है आपने, हाँ, अच्छा है। पर यह देखिए कि जो कर्ता स्वतंत्र होना चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कर्म के कर्ता परतंत्र बने, ये तो चल रहा, ऐसा होता है, ये घटना का वर्णन किया था कि हमारी प्रकृति ऐसी है कि कर्ता तो परतंत्र जैसा बन गया और कर्म स्वतंत्र बन गया। होना ये चाहिए कि कर्ता स्वतंत्र बने और कर्म उसके साथ जुड़े, तो उसे जोड़ने का मतलब है कि कर्ता और कर्म का भेद समाप्त हो जाए। जब कर्ता और कर्म का भेद समाप्त होता है तो वहां हम कर्म के अधीन नहीं रहते। यानी अभी तो एक सामान्य बात होती है कि किसी ने गाली दे दी, तो अब दूसरा आदमी सोचता है कि इसने गाली दी, गाली नहीं दूंगा तो मैं कमजोर बन जाऊंगा। एक गाली के प्रति जब 5 गाली नहीं दे तो लोग भी कहेंगे मिट्टी का है, कुछ भी नहीं, गालियां सुन और ठंडा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो गाली के प्रति गाली, तो इसका मतलब कि उसमें एक प्रतिक्रियात्मक चेतना का जागरण हुआ, और जब कर्ता स्वतंत्र बनता है, उस क्रिया के प्रति जागरूक बनता है, तो फिर क्रिया अलग नहीं रहती। यानी गाली सुनता है, अपना संतुलन नहीं खोता, क्यों कि वह अपनी क्रिया के साथ जी रहा है कि मुझे अभी क्या करना है, बिल्कुल भिन्न बात हो जाएगी। तो ये तो एक परिस्थिति है हमारी कि हम कर्म के अधीन बने हुए हैं और प्रतिक्रियात्मक जीवन जी रहे हैं, किंतु एक जागरूक व्यक्ति के लिए इससे ठीक उल्टा चलना होता है कि वह कर्म के परतंत्र नहीं होता, प्रतिक्रिया से नहीं जीता, किंतु क्रियात्मक जीवन जीना शुरू करता है। जो अपना कर्तव्य होता है वही काम करता है, दूसरा काम नहीं करता। जहां दूसरी बात होती है वहां स्थिति बदल जाती है। एक सेठ के कोई कर्मचारी था या कोई पहरेदार था, सेठ रवाना होने वाला था, उसने कहा आज आप यात्रा न करें। क्यों? कि मुझे एक स्वप्न आया कि आज ट्रेन दुर्घटना होने वाली और मेरा सपना सच्चा होता है, इसलिए आज आप यात्रा न करें। बहुत आग्रह किया, सेठ ने बात मान ली, यात्रा स्थगित कर दी और सचमुच दुर्घटना हो गई। सेठ ने अपने पहरेदार को बुलाया, बुलाकर कहा कि तूने मुझे दुर्घटना से बचा लिया
ये पुरस्कार देता हूं। पुरस्कार दिया और साथ साथ में दिया कि तुम्हें आज नौकरी से खारिज करता हूं, छोड़ दिया उसने। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे, एक और पुरस्कार और एक और नौकरी से मुक्त। तो सेठ ने कहा कि मैंने तुम्हें पहरे के लिए रखा था, रात को नींद लेने और सपना लेने के लिए नहीं रखा था। तो दो बातें हो जाती हैं कि अपने कर्तव्य के प्रति जब हम जागरूक होते हैं तो फिर कर्म के अधीन नहीं होते, प्रतिक्रियात्मक जीवन हमारा नहीं होता। और जहां अपने कर्तव्य के प्रति, स्वतंत्र कर्तव्य के प्रति और स्वतंत्र चेतना से निकलने वाले कर्म के प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं तो वहां प्रतिक्रियात्मक जीवन शुरू होता है। इसलिए यह कोई विरोधाभास नहीं। एक था परिस्थिति का वर्णन कि क्या चल रहा है, दूसरा था कि हमें क्या होना है। यह क्या होना और क्या हो रहा है, इन दोनों का अलग अलग निरूपण था। वैसे तो कर्म शब्द व्यापक है और कर्तव्य शब्द उसे छोटा बनता है। कर्म का मतलब तो हम जो कुछ भी करते हैं, अकर्तव्य करते हैं तो भी वह कर्म है। यानी कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, कोई कर्तव्य करता है, अकर्तव्य करता है, तो भी कर्म तो वह है ही। तो कर्म शब्द तो है व्यापक और कर्तव्य शब्द एक सीमित बन जाता है कि जो करना चाहिए वह हमारा कर्तव्य होता है। तो इसलिए हम इस भाषा में कह दें कि कर्तव्य तो कर्म होता ही है, पर हर कर्म कर्तव्य नहीं।